हार्ट के बारे में हमने थोड़ा सी इंफॉर्मेशन ली थी, आज उसे हम कंप्लीट करें। एक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है ना, ये हार्ट का डायग्राम है। हम इसे सिंबॉलिक डायग्राम कहते हैं। सिंबॉलिक डायग्राम का मतलब क्या है कि एक सिंबल है। हार्ट ऐसा नहीं होता है हमारा, ना ही इस तरीके की उसकी लेयर होती है और इस तरीके की जो पाइपलाइन बिछी होती है उसके अंदर, है ना। ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है कि एक सिंबल के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से हमारा हार्ट का फंक्शन है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हार्ट इस तरीके से बनाया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि बाजार में भी हार्ट इसी तरीके का बिकता है। ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसके सबसे बाहर की लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अंदर की यानी कि बीच की लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, डायग्राम बहुत अच्छा है ना, बढ़िया बनाया हुआ है। तो ये मायोकार्डियम है, यानी कि सबसे बाहर की लेयर जो है वो पेरिकार्डियम है, अंदर की यानी कि बीच की जो लेयर है वो मायोकार्डियम है, और एंडोकार्डियम मतलब कि जो अंदर की लेयर है। 3 लेयर से बना हुआ है सेफ्टी के हिसाब से कि हम जब भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, है ना, तो हमारा हार्ट भी ऊपर नीचे होता होगा, स्वाभाविक है, होता ही होगा। तो ये ऊपर नीचे जो होता है ये इसी लेयर के अंदर फिक्स है कि इसको ऐसा नहीं कि हार्ट निकल कर कहीं बाहर दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। तो सब जगह फिक्स है क्योंकि ये जो लेयर है इसकी सुरक्षा का काम करती है। तो बाहर की पेरिकार्डियम, अंदर बीच की मायोकार्डियम और अंदर की एंडोकार्डियम, तो 3 लेयर से ये हार्ट बना हुआ है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। ऊपर के 2 चैम्बर जो है ये पहला चैम्बर है, जैसे जैसे सर्कुलेशन घूमता है वैसे वैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर ये दूसरा चैम्बर है, तीसरा चैम्बर है और ये चौथा चैम्बर है ना। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन चैम्बर्स के थ्रू घूमता है। हमारा हार्ट पूरी बॉडी से इनप्योर ब्लड को पहले चैम्बर में गेन करता है ना, पहले चैम्बर में गेन करता है यानी कि आता है उसके अंदर। तो हार्ट हमारा बीचों बीच है लगभग, तो ऊपर से भी इनप्योर ब्लड आएगा और नीचे से भी आएगा। तो ऊपर से जो इनप्योर ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, जैसा कि आप सिंबल देख रहे हैं, रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पता लग रहा है कि ये ब्लड ऊपर से आ रहा है। नीचे से जो इनप्योर ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। वेना कावा क्या है? छोटी छोटी हमारी जो ब्लड है 2 चीजों में बहता है, एक आर्टरीज के अंदर, एक वेन के अंदर, है ना। तो वेन क्या है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इनप्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त, है ना। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड या कि शुद्ध रक्त बोलते हैं, है ना। ये जो है इनप्योर ब्लड जो है, इनप्योर ब्लड जो है वो वेन के अंदर होता है, और जो प्योर ब्लड है वो कहाँ होता है? वो आर्टरी के अंदर होता है, वो आर्टरी के अंदर होता है। तो यहां पर ये क्या है? वेन, जैसे हमने पढ़ा था सेल प्लस सेल क्या बनता है? टिश्यूज बनता है, टिश्यूज प्लस टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम बनता है, और सिस्टम प्लस सिस्टम क्या बनता है? बॉडी बनती है। उसी प्रकार से ये जो वेन है, वेन प्लस वेन क्या बनता है? वेना कावा बन जाता है, यानी कि छोटी छोटी नालियां मिलकर एक बड़े नाले को बनाती हैं, है ना। बड़े बड़े जो नाले हैं वो कैसे बनते हैं? गली मोहल्लों की नालियां आकर उसके अंदर मिलती हैं। तो छोटी छोटी जो नालियां हैं, गंदे पानी का गंदा पानी है उसका जो पाइपलाइन है वो बड़े पाइपलाइन में मिलता है, उसे नाला बोलते हैं। तो जो वेना कावा है ये इनप्योर ब्लड का बड़ा नाला है। तो ये कैसे बना होगा वेना कावा? वेन प्लस वेन, यानी कि बहुत सारी वेन इसमें इनप्योर ब्लड डालती होंगी तो ये वेना कावा बन जाता है। वेन कैसे बनती है? जैसे हमने बताया सेल प्लस सेल टिश्यूज बने, तो वेन कैसे बनती हैं? ये वेन्यूल्स से बनती हैं। वेन्यूल्स प्लस वेन्यूल्स जो बनती हैं वो वेन बना देते हैं, है ना। यानी कि जो गली मोहल्ले की नालियां कैसे बनी होंगी? तो उसमें बहुत सारे घरों से निकलने वाली नालियां मिली होंगी, है ना। तो ऐसे ही वेन्यूल्स प्लस वेन्यूल्स वेन बनते हैं। वेन्यूल्स कैसे बनते हैं? तो ब्लड कैपिलरीज से बनते हैं, यानी कि कैपिलरीज क्या है? बहुत माइनर पार्ट है। कैपिलरीज बहुत माइनर पार्ट है, तो कैपिलरीज प्लस कैपिलरीज क्या बनते हैं? वेन्यूल्स बनते हैं। वेन्यूल्स प्लस वेन्यूल्स वेन बनते हैं, और वेन प्लस वेन वेना कावा बनता है।
तो सबसे छोटी बारीक पतली जो नाली होगी उसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। अब ये ब्लड कैपिलरीज में अच्छा ब्लड भी हो सकता है, खराब ब्लड भी हो सकता है ना। तो वेन्यूल कैपिलरीज प्लस कैपिलरीज, वेन्यूल्स बने, वेन्यूल्स प्लस वेन्यूल्स क्या बने? वेन बना, और वेन प्लस वेन वेना कावा बना। सुप्रियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो बड़े दो नाले हैं ऊपर से और नीचे से हमारी हार्ट के लिए इनप्योर ब्लड लेकर आ रहे हैं। तो दोनों रास्तों से ये इनप्योर ब्लड, ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्तों से यहाँ से आता है और हमारे थोड़ा थोड़ा कर कर हमारे पहले चैम्बर में ब्लड पहुंच जाता है ना। हार्ट का काम हम जानते ही हैं कि ये सुकड़ता है और फैलता है, सुकड़ता है और फैलता है। तो ये ऊपर के दो चैम्बर एक साथ सुकड़ते हैं और नीचे के दो चैम्बर एक साथ सुकड़ते हैं, है ना। यानी कि ये श्रिंक एक साथ होते हैं, ये श्रिंक एक साथ होते हैं, पहले ये होते हैं फिर ये होते हैं, पहले ये होंगे फिर ये होंगे। तो जब ये श्रिंक होगा तो इस चैम्बर का ब्लड दूसरे चैम्बर में चला जाता है। हमने अभी तक पढ़ा है कि ऊपर के चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं, है ना। ऊपर के दोनों चैम्बर्स, तो ये फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले लोग हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। और जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हो गया। हमने देखा था कि बीचों बीच इस रेखा को जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, है ना, सेप्टम बोलते हैं। और ये जो बीचों बीच रेखा है उसे क्या बोलते हैं? ऑरिफिस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑरिफिस बोलते हैं। तो ऑरिफिस और सेप्टम के द्वारा हमारा एक हॉल 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी हमने ये यहाँ पर रॉड लगा रखी है, इसमें मैं पर्दा टांग दूं तो एक आधा कमरा इधर हो जाएगा, आधा कमरा इधर हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑरिफिस है ना। अब मैं बीच में से एक और लाइन खींच दूं तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे 4 हो जाएंगे। तो ये बीचों बीच क्या है? ये सेप्टम हो गया, है ना। तो सेप्टम बीचों बीच डिवाइड करता है। इस तरीके से इसको डिवाइड करने के वाले को ऑरिफिस कहते हैं। तो ऑरिफिस और सेप्टम इसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर्स हमारे आर्ट्रियम है, नीचे के दोनों चैम्बर्स हमारे वेंट्रिकल हैं। तो इस तरीके से ये जो हार्ट है ये क्या हो गया? राइट साइड हो गया, ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट हो गया ना, कल इनके नाम बताए थे मैंने। ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इस तरीके से इन चारों चैम्बर्स के नाम भी हमें पता लग गए हैं। अब ये हार्ट जब सिकुड़ेगा तो इस चैम्बर्स का ब्लड आगे के दूसरे चैम्बर में निकलता है और ये यहाँ पर एक गेट बनता है, एक गेट खुलता है। इस गेट का नाम क्या है? ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व कैसा होगा? जैसे अगर मैं इसको ऐसे एक तुलना, एक वही सिंबॉलिक कि यहां से ऐसे कर दूं, ये 3 फ्लैप बने, दरवाजे बने और यहां से जो ब्लड है इस तरीके से जाता है। यानी कि ये ऊपर इसकी पतली सी चोंच है, नीचे इसकी चौड़ी चोंच है ना। जैसे हमने पहले हम क्या करते थे? मिट्टी के तेल को उसमें डालते थे, स्टोव के अंदर डालते थे, तो कीप का सहारा लेते थे। तो कीप चौड़ा ऊपर से होता है और नीचे से पतला होता है ना, ताकि एक ही जगह पर वो सीधी डायरेक्शन में जा सके। तो ऐसे ही हमारा ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये इस शेप में बना होगा, मतलब इस शेप में बना होगा। तो यहां से ब्लड क्या है? नीचे की तरफ जाता है। तो ब्लड इस रास्ते से क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, हमारे दूसरे चैम्बर में जाता है। जब नीचे वाले दोनों चैम्बर सिकुड़े होंगे, जब सिकुड़ेंगे यानी कि श्रिंक करेंगे, तो यहां से फिर ब्लड ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाल्व की जो शेप है वो इस तरीके से है। जैसे ही कोई चीज यहां से निकल गई तो ये दरवाजा अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो यहां से वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। जैसे जो चीज निकल गई तो इस तरीके से इसका शेप है। कोई चीज ऊपर से आई तो ये खुला और जैसे तुरंत बंद हो गया, तुरंत खुला तुरंत बंद हो गया, तुरंत खुला तुरंत बंद हो गया। तो ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जा सकता। तो यहां से एक और रास्ता है आगे के लिए कि जब ये श्रिंक करेगा तो ब्लड एक जो दरवाजा है ये खुलेगा और दरवाजा खुलकर ये ब्लड चला जाएगा हमारे लंग्स के पास में। तो इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। यानी कि ये कहां के लिए दरवाजा है? ये लंग्स के लिए जाने का दरवाजा है। यानी कि अब ब्लड कहां पहुंच रहा है? हमारे लंग्स के पास पहुंच रहा है। पल्मोनरी हमारा लंग्स को बताता है और वाल्व का मतलब दरवाजा है। यानी कि लंग्स को जाने के लिए जो दरवाजा है उसका नाम पल्मोनरी वाल्व है। अब यहां से हमारा दरवाजा खुलता है और ब्लड हमारा कहां पहुंच जाता है? लंग्स के पास। लंग्स के पास पहुंचता है, लेकिन पहुंचता किससे है? ये तो दरवाजा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं।
पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स यानी कि लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में हमारा ब्लड पहुंच जाता है, हमारा ब्लड लंग्स के पास पहुंच जाता है। यहां पर हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि लंग्स के पास ब्लड आता है। लंग्स की जो सबसे छोटी इकाई है क्रियात्मक और रचनात्मक, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज, वही जो ब्लड कैपिलरीज जहां पर ये माइनर इकट्ठी होती है, ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, लंग्स को दे देते हैं और लंग्स से ऑक्सीजन हम गेन कर लेते हैं। यहां पर ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है, अब ब्लड क्या है, प्योर हो गया है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के बाद में लंग्स इस ब्लड को दोबारा हार्ट में भेजता है और दोबारा हार्ट में भेजता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। दो लंग्स हैं तो दो पल्मोनरी वेन होंगे, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा लंग्स से ब्लड हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट के तीसरे चैम्बर में ये ब्लड पहुंचता है, इसके तीसरे चैम्बर में ये ब्लड पहुंच जाता है। तो इस ब्लड में मतलब इस चैम्बर से होते हुए यहां पर आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। अब जब ये पार्ट जब श्रिंक करेगा, क्योंकि जब इसके साथ ही करेगा, ये तो हमने अलग अलग पढ़ रहे हैं लेकिन ये करेंगे दोनों एक साथ श्रिंक करेंगे, तो जब ये श्रिंक होगा तो यहां से ब्लड हमारे चौथे चैम्बर में पहुंचता है, क्योंकि यहां पर एक दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम क्या है, बाइकास्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व है ना, बाइकास्पिड वाल्व है, यानी कि ये दरवाजा खुलता है और ब्लड हमारा चौथे चैम्बर में पहुंच जाता है और इस चौथे चैम्बर में पहुंचने के साथ ही अब ये ब्लड क्या है, हमारे चौथे चैम्बर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया है। हार्ट फिर एक बार श्रिंक करेगा, यानी कि नीचे के दोनों चैम्बर जब श्रिंक कर रहे हैं तो यहां से एक और दरवाजा खुलता है, इस दरवाजे का नाम है ऑरोटिक वाल्व। ऑरोटिक वाल्व क्या है, ऑरोटा के लिए जो दरवाजा है, ऑरोटा के लिए जो ब्लड जा रहा है उसको हम ऑरोटिक वाल्व बोलते हैं। ऑरोटिक वाल्व खुलता है और ब्लड ऑरोटा के द्वारा, हम यहां देखेंगे, ऑरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। ऑरोटा क्या है, जैसे यहाँ पर वेना कावा बनी थी, यहाँ पर ये ऑरोटा क्या है, बड़ा साफ पानी का पाइपलाइन है। जैसे हमारे घरों में जो पानी आता होगा तो यमुना नदी से आ रहा है, यमुना नदी से एक बड़े पाइप में आ रहा होगा पानी, साफ पानी आ रहा होगा, फिर ये बड़ा पाइप क्या है, छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड हो जाता है, फिर ये गलियों में जाकर डिवाइड हो जाता है और गलियों का पाइप हमारे घरों तक पहुंचता है। तो बड़ा जो है साफ पानी का जो पाइप है उसको हम क्या बोलेंगे, अरोटा बोलते हैं, है ना। तो अरोटा आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड होगा, आर्टरीज आगे जाके आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और आर्ट्रियोल्स आगे जाके ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं और इनका काम है कि हर सेल को प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंचाना है। तो यहां से ये प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर अरोटा और इंफीरियर अरोटा, यानी कि सुपीरियर आर्टरीज और इंफीरियर आर्टरीज के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई हो जाती है। अब यहां पर ये सवाल आया कि ये तो सारी चीजें हो गई कि पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स ने हार्ट को भेजा और हार्ट से पूरी बॉडी में फिर से चला गया, लेकिन हार्ट को काम करने के लिए ब्लड कहां से मिलता है, तो ये जो यहां पर बना हुआ है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को खुद को काम करने के लिए ब्लड मिलता है। यानी कि जो हार्ट काम कर रहा है ये कोरोनरी आर्टरी की वजह से काम कर रहा है, क्योंकि इसको भी तो, ये भी तो एक ऑर्गन है, इसको भी तो प्योर ब्लड चाहिए ही चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंचाती है। यहां पर एक चीज और समझने की थी कि मैं बार बार यहां पर ये बोल रहा था कि जिसमें ऑक्सीजन मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं इनप्योर ब्लड और उसको बोलते हैं हम वेन, है ना। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो उसको बोलते हैं प्योर ब्लड और वो किसमें होता है, आर्टरी के अंदर। तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहां पर हमने उल्टा वर्ड यूज करा कि यहां से ब्लड जो गया था लंग्स के पास, इसका नाम हमने क्या रखा था, पल्मोनरी आर्टरी रखा था, जबकि इसका नाम क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये इनप्योर ब्लड लेके जा रहा है
ये इनप्योर ब्लड लेके जा रहा है, तो इसको हमें क्या बोलना चाहिए था? पल्मोनरी वेन बोलना चाहिए था, है ना। और दूसरा, जो हमारा प्योर ब्लड लंग्स से प्योर ब्लड जो हमारा हार्ट को आ रहा था, वो किसको क्या बोलना चाहिए था? हमें पल्मोनरी आर्टरी बोलनी चाहिए थी, क्योंकि साफ ब्लड लेकर आ रहे हैं, तो इसको हमें पल्मोनरी आर्टरी बोलना चाहिए था। और जबकि हमने यहां पर इसको क्या बोला? पल्मोनरी वेन बोला। तो ये ऐसा उल्टा क्यों हुआ? तो पूरी बॉडी में केवल यही एक कॉन्सेप्ट है जो एक्सेप्शनल है, यानी कि ये अपवाद है। हम जब भी कोई नियम कानून बनाते हैं तो कुछ अपवाद होते हैं, यही एक अपवाद हमारे यहाँ पर है। इसको हमने इसलिए बोला कि जब भी हम ये बोलते हैं कि आर्टरीज में अच्छा ब्लड होगा, वेन के अंदर बेकार ब्लड होगा। वेन का मतलब बेकार ब्लड, आर्टरीज का मतलब अच्छा ब्लड। तो हमने तो ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड है और वेन के अंदर इनप्योर ब्लड है। लेकिन हार्ट ये कहता है कि मुझे आर्टरी और वेन से कोई मतलब नहीं है कि आर्टरी के अंदर अच्छा होता है या वेन के अंदर अच्छा होता है, ये आप लोग जानो। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जो मेरे लिए ब्लड लेकर आएगा, यानी कि जो मेरे अंदर ब्लड लेकर आएगा, वो मेरे लिए क्या होगी? वेन होगी। और जो मुझसे ब्लड लेके जाएगा वो क्या होगी? आर्टरी होगी। हार्ट ने एक नियम बनाया अपना कि भाई आप क्या बुलाते हो क्या नहीं बुलाते अलग बात है। मेरे लिए कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे अंदर जहां से भी ब्लड आएगा तो मैं उसको वेन बोलूंगा, और मेरे अंदर से ब्लड जहां भी जाएगा मैं उसे आर्टरी बोलूंगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है ना, यहां पर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, तो हमने क्या बोला इसको? वेना कावा। सही में दोनों भाई है, तो वेना कावा। यहां पर भी ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसने बोला था कि जो मेरे लिए ब्लड लेके आएगा वो मेरे लिए वेन या वेना कावा होगी। तो मजबूरन हमने इसका नाम क्या रखा? पल्मोनरी वेन रखा, क्योंकि ये भी हार्ट के लिए आ रहा है और ये भी हार्ट के लिए आ रहा है। हालांकि ये इनप्योर है और ये प्योर है, तो उसे प्योर और इनप्योर की भाषा नहीं समझ आई। इसने कहा कि गंदा भी मेरा अपना है और साफ भी मेरा अपना है, तो मेरे लिए तो साफ और गंदा नहीं है। भाई तुम्हारे लिए हो सकता है कि गंदा साफ ब्लड काम का है और बेकार का है, लेकिन मेरे लिए दोनों ही सही है, क्योंकि ये मेरे दोनों ही अंदर आ रहे हैं। तो जो अंदर आएंगे वो वेन होंगी और जो इनसे लेके जाएगा वो आर्टरी होंगी। अब जैसे ये प्योर ब्लड था, प्योर ब्लड पूरी बॉडी को गया, किससे गया? अरोटा से गया, है ना। तो हार्ट इसके अंदर से ब्लड गया, उसको हमने क्या बोला? अरोटा बोला। यहीं से ये भी तो हार्ट के अंदर से ही लंग्स के पास जा रहा है, तो इसलिए हमने मजबूरन इसको क्या बोला? आर्टरी बोला। तो इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, क्योंकि हार्ट के कॉन्सेप्ट के आधार पर कि हार्ट ने अपने लिए एक अलग नियम बना रखा है, और हार्ट को हम मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हार्ट ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो हमारा रामलीला समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम हार्ट के जो कहता है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ ब्लड प्योर होने के बावजूद हम उसे पल्मोनरी वेन बोल रहे हैं, या इनप्योर ब्लड होने के बावजूद इसे हम पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब इसमें कुछ एक दो बीमारियों के बारे में हम जान लेते हैं, है ना। होल इन हार्ट हमने सुना ही था कि होल इन हार्ट होता है, दिल में छेद होता है। तो होल इन हार्ट होने का मुख्य कारण जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, क्योंकि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी पार्ट में डैमेज है, इनकम्प्लीट है, तो उसमें फॉलिक एसिड का रोल मेन रहता है, जिसमें फॉलिक एसिड भी है, विटामिन B12 भी है, हमारा आयरन भी है ना। तो ये जो है इनकी जरूरत ज्यादा होती है। तो माना यह जाता है कि अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है तो वो क्या है कि वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से है। और ये ऐसा माना जाता है कि माँ को अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही है तो बच्चे को इन फ्यूचर में होल इन हार्ट, यानी कि जब बच्चा तैयार होगा तो उसको होल इन हार्ट हो सकता है। अब हार्ट में छेद होगा कहां पर? हार्ट में छेद यहां नहीं होगा कि यहां से ब्लड पूरे शरीर में फैल गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां तो डबल ट्रिपल लेयर बनी हुई है। ये सिंगल एक लेयर है, ये एक सिंगल लेयर है, तो यहां छेद होने के चांसेस हैं। अगर यहां छेद हो जाता है तो ये किप्स में हुआ, सेप्टम में छेद हो गया, है ना, सेप्टम में छेद हो गया, तो इसे बोलते हैं सेप्टम डिफेक्ट। सेप्टम डिफेक्ट, है ना, सेप्टम में डिफेक्ट हो गया तो सेप्टम डिफेक्ट बोलेंगे।
अब ये जो छेद होगा ये ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये जो सेप्टम में छेद है ये क्या होगा, ये इनप्योर ब्लड है ना, इनप्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है ना। तो ये प्योर और इनप्योर आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब प्योर और इनप्योर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आर्ट्रियम सेप्टम डिफेक्ट। आर्ट्रियम सेप्टम डिफेक्ट नाम आता है ASD, शॉर्ट में लिखते हैं डॉक्टर इसको ASD, यानी कि आर्ट्रियम सेप्टम डिफेक्ट, यानी कि आर्टरी के एरिया में सेप्टम में डिफेक्ट हो गया। अगर यही डिफेक्ट यहां होता तो इसको क्या बोलते हैं, VSD। आपने सुना होगा हार्ट के डॉक्टर्स लिखते हैं VSD का पेशेंट है ये, यानी कि वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट का पेशेंट है। वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट में ये इनप्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है, यहां पर भी ये बहुत खतरनाक कंडीशन बन सकती है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा दिन तक यहां पर जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इनप्योर और प्योर दोनों ही मिक्स हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का या तो ऑपरेशन ही होगा या वो डेड हो जाएगा। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई ये ऑपरेशन कराना जरूरी है, जितनी जल्दी कराएंगे उतना बचने के चांसेस हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको यहां से होल को बंद कर देंगे, है ना। तो ये ASD और VSD दोनों ही क्या है, ये रेयर टू रेयर होते हैं, यानी कि ये ज्यादा खतरनाक है, यानी कि ये अगर हो गए तो हमें ऑपरेशन पर ही जाना पड़ेगा। अब दूसरा छेद हो सकता है, यहां पर हो सकता है। तो ये ऑरिफिस की दीवार है ना, ऑरिफिस की दीवार है। तो यहां पर जब छेद होगा तो ये ऑरिफिस है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, तो प्योर और प्योर आपस में मिल गए तो क्या फर्क पड़ा, तो प्योर और प्योर मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगी, हार्ट की जो वर्किंग है उसमें फर्क आता है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये हार्ट जो है वो हो सकता है 50 बार ही धड़क पाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लूज हो जाएगी, है ना, लूज हो जाएगी। तो यहाँ पर या आदमी जो चलता है वो थक जाएगा जल्दी, उसकी सांस जल्दी फूलने लगेगी, उसको फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चा दूसरों की अपेक्षा कम खेल पाता है, कम फिजिकल वर्क कर पाता है, जल्दी थकान हो जाती है, जल्दी उसे कई बार सांस उखड़ जाती है, शरीर नीला पड़ जाता है। लेकिन ये इसमें डेथ वाला रिस्क नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि भाई छेद रहेगा तो आदमी मर जाएगा, इसमें मरेगा नहीं, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ जीता रहेगा। ये लाइफ टाइम तक जी सकते हैं, यानी कि 80-90 साल भी लोग आराम से जीते हैं ऐसे, है ना। लेकिन यहां पर छेद होगा वो डिफेक्ट है, यानी कि सेप्टम में डिफेक्ट होना इज मोर इंपोर्टेंट, है ना, यानी कि ये ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पर छेद होगा तो इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारे वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकल ऑरिफिस छेद है, यानी कि यहां छेद होगा, यहां छेद होगा तो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इनप्योर है, ये भी प्योर है। यहां पर भी हो सकता है, तो यहां पर भी ये इनप्योर है, ये भी इनप्योर है, दोनों आपस में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसकी आदमी की फिजिकल एक्टिविटीज पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ये छेद वाला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, ये जो हार्ट फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, हार्ट फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, इसके पीछे इसको एक पावर काम करती है जिसको हम AB नोड कहते हैं। AB नोड एक करंट पास करता है जिसकी वजह से हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। जब AB नोड काम नहीं करता तो डॉक्टर इसमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं, है ना, पेसमेकर लगा देते हैं। इसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का घेरा है, आर्टरीज हैं, वेन है, उनमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, उनमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है तो डॉक्टर स्टंट डाल देते हैं, यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ स्टंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पाइपलाइन है जिसमें ब्लड बह रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर कैल्शियम जमा हो रहा है, धीरे धीरे हम खाने पीने का ध्यान नहीं कर रहे तो कैल्शियम जमा, फास्फोरस जमा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा, धीरे धीरे ये ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पर अब ब्लड आगे जा ही नहीं पा रहा, यहाँ रुक गया, तो हमें एकदम अचानक से दर्द होगा क्योंकि ब्लड की सप्लाई रुक गई, तो ये हार्ट अटैक होगा। अब डॉक्टर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा पाइप इस तरीके से डालते हैं अंदर, इस तरीके से डालते हैं यहाँ पर, और इसको अंदर जाकर फुला देते हैं, फुला देते हैं। अब ब्लड क्या है, इसके अंदर से नहीं जा रहा, अब ब्लड किसके अंदर से जा रहा है, इसके अंदर से जाएगा। तो एक आर्टिफिशियल पाइपलाइन बिछा देना ये स्टंट कहलाता है ना, आर्टिफिशियल पाइपलाइन। और उसी जगह पर यहाँ पर अगर ये स्टंट हो गया और दूसरा हमारा जो छेद होगा, छेद का भी हो गया, ये भी हो गया, पाइपलाइन बिछा देते हैं। हाँ, एक होगा कि अगर मेन आर्टरी में ब्लॉक हो जाए, मेन आर्टरी कौन सी है इसकी, हार्ट को कहाँ से ब्लड सप्लाई मिल रही है,
हार्ट को कहां से मिल रही है? मेन आर्टरी उसके कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये मेन आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। हार्ट को काम करने के लिए जो ब्लड दे रहा है वो कौन दे रहा है? कोरोनरी आर्टरी दे रहा है। तो ये मेन हो गई। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए, इसमें ही ब्लॉकेज हो जाए, तो आदमी के बचने के चांसेस कम से कम है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि इसके मेन आर्टरी में ब्लॉकेज थी, मेन आर्टरी बंद हो गई थी, मेन आर्टरी में दिक्कत आई है, तो आदमी तुरंत निकल लिया। नहीं तो हार्ट अटैक के दो तीन बार आने पर भी व्यक्ति जिंदा रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहां पर ब्लॉकेज हुई है। ये मेन आर्टरी है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अलग से इसकी यूनिट होती है कि अगर मेजर हार्ट अटैक आया है तो तुरंत आपको वहां पहुंचना है ताकि आपको बचाया जा सके यहाँ से, है ना। तो इसको मेन आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में जब दिक्कत आती है यानी कि कोई ब्लॉकेज होती है तो उसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग होना और कोरोनरी मतलब कोरोनरी में थ्रोम्बोसिस होना, यानी कोरोनरी में क्लॉटिंग होना कहलाता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो मेन आर्टरी है ना। एक इसमें आता है पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस। पल्मोनरी आर्टरी में अगर कोई दिक्कत आ जाए, अब पल्मोनरी आर्टरी कौन सी थी? ये थी पल्मोनरी आर्टरी, ये थी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी में अगर यहां पर कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो लंग्स को नहीं जाएगा ब्लड। अगर लंग्स को नहीं जाएगा तो हमारा प्योर कैसे होगा? प्योर ही नहीं हो पाएगा जब लंग्स को ही नहीं जाएगा। तो प्योर नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को ब्लड सप्लाई लेके जा रही है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उसको हम पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां जो छेद वाली हैं, कुछ मैंने ब्लॉकेज की बता दी। और इसमें जो आपको एक चीज और बता देता हूं कि मां को प्रेगनेंसी के दौरान अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो होल इन हार्ट तो हो सकता है, साथ में स्पाइना बाइफिडाई भी हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? हमारे जो मनके हैं उन मनकों का अनडेवलपमेंट होना स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कई सारे बच्चों के तालू कटे हुए पैदा हो जाते हैं, होठ कटे हुए पैदा हो जाते हैं, नाक कटे हुए पैदा हो जाती है, कान कटे हुए बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, है ना। और इसीलिए जो प्रेगनेंसी में बहुत सारे मल्टीविटामिन के टेस्ट होते हैं, विटामिन के सारे टेस्ट होते हैं, और गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो ऐसे डिस्पेंसरीज में यानी कि हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन बांटते हैं। विटामिन की गोलियां, आयरन की गोलियां, विटामिन B12 की गोलियां आप एक प्रेगनेंसी में यानी कि गर्भवती महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है, इस देश का जो भविष्य है, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हार्ट कैसे काम करता है और कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आती हैं। कोलेस्ट्रॉल इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल हमारा जो सबसे ज्यादा जो बढ़ता है वो एनिमल्स प्रोटीन से बढ़ता है, यानी कि एनिमल्स फैट और प्रोटीन से बढ़ता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, जो भी यानी कि जानवर और जानवर के प्रोडक्ट, जानवरों से जो घी तेल आ रहा है, जानवरों से जो घी तेल आ रहा है, जानवरों से जो हम प्रोटीन खा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। नेचुरल अगर हम खाना खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, उसमें भी तेल है, अखरोट है, उसमें भी तेल है, लेकिन ये नेचुरल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल ही हमारे लिए खतरनाक होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमें वेजिटेरियन से मिलता है, यानी कि जितने भी साग सब्जियां, ड्राई फ्रूट, जितना भी जो भी घी तेल बनता है, सरसों का तेल है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, है ना। लेकिन जहां डालडा आ जाएगा, जहां चर्बी का आ जाएगा, जहां हम दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, यानी कि इनसे जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, जानवरों के प्रोडक्ट से जो भी बनेगा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो हमें ये ध्यान करना है कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकना है और गुड कोलेस्ट्रॉल हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने हैं। ठीक।